नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। चाहे आप आने वाले हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं, जेओ के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर HPRCA के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। अभी HPRCA के द्वारा जो है वो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन भी जो है वो स्टार्ट कर दी गई है, तो आपको रजिस्टर भी खुद को कर लेना है। एक बार आप अपने डॉक्यूमेंट वहाँ पर अपलोड कर देंगे तो उसके बाद बार बार डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही कोई भी पोस्ट आएगी आप सीधा क्लिक कर 2-3-4 स्टेप्स में जो है वो आप अपनी प्रोसेस को फिर पूरा कर पाएंगे। एक ही बार 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होनी है, तो इसको कर लें ज़रूर। इसके ऊपर हम कंप्लीट वीडियो भी बना देंगे अगर कोई दिक्कत वहाँ पर आपको आती है। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं एज पर AE यानी कि एडवांस एस्टिमेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू रजिस्टर बाय सेकेंडरी सेक्टर ओवर द प्रीवियस ईयर। तो बोलते हैं कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के जो सेकेंडरी सेक्टर है, द्वितीयक क्षेत्र है, उसके द्वारा अगर हम देखें पिछले साल के साथ तुलना करें तो कितने प्रतिशत वृद्धि की जो है वो उम्मीद है। अगर हम सेकेंडरी सेक्टर की देखते हैं फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में और इसको पिछले साल यानी कि 2023-24 के साथ कंपेयर करते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है वो 8.1% जो है वो यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। तो सेकेंडरी सेक्टर की ग्रोथ रेट आपने ध्यान रखनी है कि कितनी है, 8.1% जो है वो इसकी ग्रोथ जो है वो एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल से भी लिखा गया है, एज पर एडवांस एस्टिमेट फॉर फाइनेंशियल ईयर द GVA यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडिड ऑफ सेकेंडरी सेक्टर इज एस्टिमेटेड टू बी 65,134 करोड़ अगेंस्ट 60,238 करोड़, जो कि 2023-24 में थी। कांस्टेंट जो इसका ये रखा गया है वो 2011-12 रखा गया है बेस ईयर, और इसमें अगर आप ग्रोथ रेट देखेंगे तो 8.1% ग्रोथ रेट जो है वो आपको देखने को मिलती है। हमारे पास 3 तरह के सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। सबसे ज़्यादा ग्रोथ इन तीनों सेक्टरों में जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में ही देखने को मिलेगी, 8.1% ग्रोथ। अगर प्राइमरी सेक्टर में ग्रोथ की अगर आप बात करते हैं तो प्राइमरी सेक्टर में 3.2% ग्रोथ जो है वो देखने को आपको मिलेगी 2024-25 में। और अगर आप टर्सरी सेक्टर में देखने की बात करते हैं ग्रोथ रेट, तो यहाँ पर 5.9% जो है वो ग्रोथ रेट आपको देखने को मिलेगी। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर की ग्रोथ रेट भी आपने ध्यान रखनी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आने वाले पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स के लिए और HPRCA के एग्जाम्स के लिए। HPRCA को हल्के में मत लेना, अब 1 टाइम रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है और धड़ाधड़ कर वैकेंसीज आएंगी भी। और ध्यान रखना कि HPRCA की सिलेक्शन प्रोसेस फास्ट भी होगी एज कम्पेयर टू प्रीवियस HPSSC। ठीक है, तो लाइटली मत लेना, तैयारी को बूस्ट कीजिए, तैयारी को जो है स्पीड अप कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच वॉज द मेन अपोजिशन ग्रुप इन हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेचर ड्यूरिंग 1950s। तो 1950s में जब पहली बार इलेक्शन यहाँ पर हुए थे, वैसे तो पहली बार 1950s यहाँ पर लिखा गया है, तो एग्जैक्टली 1952 में पहली बार इलेक्शन हुए थे। 1956 तक सरकार जो था वो बनी रही थी, परंतु 1950 के दशक की ये बात की गई है। तो बोलते हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मुख्य जो विपक्षी समूह था वो कौन था। उस टाइम जो है वो मुख्य जो विपक्षी समूह था वो कौन था। एक तो कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी, कांग्रेस की जो मेन अपोजिशन पार्टी थी वो कौन थी, उसका ध्यान रखना है। उसका नाम था KMPP बोलते थे उसको, यानी कि किसान मजदूर प्रजा पार्टी। किसान मजदूर प्रजा पार्टी जो था वो मेन अपोजिशन पार्टी जो था वो उस टाइम हुआ करती थी। 1952-56 में जो है वो जब सरकार बनी थी, तो हमें देखने को मिलता है कि कुछ MLA हमारे पास कांग्रेस के चुनकर आते हैं, कुछ MLA जो हैं वो हमारे पास निर्दलीय भी वहाँ पर चुनकर आते हैं, और कुछ MLA होते हैं किसान मजदूर प्रजा पार्टी के। और यही मेन अपोजिशन पार्टी जो था वो उस टाइम के इलेक्शंस में जो था वो हुआ करती थी। तो मेन अपोजिशन पार्टी आपने 1950s के इलेक्शन में ध्यान रखनी है। भारतीय जनता पार्टी तो बाद में बनी थी जाकर, परंतु किसान मजदूर प्रजा पार्टी उस टाइम हुआ करती थी। पहली बार जब ये इलेक्शन हुए थे तो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो था वो यहाँ पर चुनकर आए थे। कांग्रेस के ये बने थे मुख्यमंत्री YS परमार पहली बार। और पहली बार जो नॉन कांग्रेस मुख्यमंत्री बने थे वो कौन बने थे? पहली बार नॉन कांग्रेस मुख्यमंत्री जो था वो शांता कुमार जो था वो बने थे। शांता कुमार जी जो मुख्यमंत्री बने थे वो कब बने थे? वो 1977 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, और 1977 से लेकर जो था ये 1980 तक जो था वो मुख्यमंत्री रहे थे। इनकी पार्टी उस टाइम जनता पार्टी आती थी।
ये जो भारतीय जनता पार्टी आपको देखने को मिलती है, जनता पार्टी ये पहले हुआ करती थी। जनता पार्टी जो था वो इनकी मुख्य पार्टी जो था वो आती थी। शांता कुमार जी 2 बार मुख्यमंत्री जो हैं वो रह चुके हैं हिमाचल के। पहली बार 1977 से 1980 तक बने थे, दूसरी बार ये 1990 से 1992 तक जो था वो बने थे। तो ये 2 बार जो था वो मुख्यमंत्री बने थे। पहले नॉन कांग्रेस मुख्यमंत्री भी ये हिमाचल के कहलाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हेन वाज फर्स्ट लोकायुक्ता अपॉइंटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में पहले जो लोकायुक्त अपॉइंट हुए थे वो कब हुए थे। देखो, लोकायुक्त की बात करना भी ज़रूरी है। लोकायुक्त जो है वो इम्पोर्टेंट है जब भी कोई करप्शन के खिलाफ जो है वो एक्शन लेना होता है, तो इस तरह के ऑफिस जो है वो बहुत ज़्यादा काम जो है वो आते हैं। तो लोकायुक्त ऑफिस जो है वो हिमाचल प्रदेश में 1983 में काम करना स्टार्ट करता है, परंतु 1983 में भी कब ये एग्जैक्टली काम करना जो है वो स्टार्ट करता है, तो ये जो है वो 1983 अगस्त महीने में काम करना स्टार्ट करता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। वैसे तो ये भी कहा जाता है कि जून 1983 में हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त विधेयक जो था वो पारित हो गया था, परंतु अगस्त 1983 में हिमाचल प्रदेश के जो था वो पहले जो था वो जो लोकायुक्त थे वो अपॉइंट किए गए थे, जिनका नाम जस्टिस TVR तत्ताचारी जो था वो हुआ करता था। तो क्वेश्चन पूछने वाला ये भी क्वेश्चन पूछता है कि हिमाचल प्रदेश के पहले लोकायुक्त कौन थे। जस्टिस TVR तत्ताचारी पहले लोकायुक्त थे। अगस्त 1983 में ये बने थे। अगस्त 1983 से लेकर अगस्त 1988 तक जो था ये इस ऑफिस में जो था वो बने रहे थे। लोकायुक्त का जो कार्यकाल होता है तो 5 साल इनका कार्यकाल होता है। इनके द्वारा अपना कार्यकाल जो था वो बिल्कुल पूरा जो था वो किया गया था। अगर हम बात करते हैं कि प्रेजेंट टाइम में भी क्या लोकायुक्त हिमाचल प्रदेश का कोई है, तो लोकायुक्त की अगर हम बात करते हैं कि लोकायुक्त हिमाचल प्रदेश का कौन है, तो उनका नाम आपने ध्यान रखना है जस्टिस चंद्रभूषण बरोवालिया। ये रिटायर्ड जस्टिस हैं, जस्टिस चंद्रभूषण बरोवालिया। तो ये जो है वो जस्टिस लोकायुक्त हैं प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश के लोकायुक्त प्रेजेंट टाइम में पहले लोकायुक्त का ऑफिस कब अपॉइंट हुआ, वो सारी बातें आपने यहाँ से ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो बढ़ते हैं। बोलते हैं व्हेन वाज द ऑफिस ऑफ चीफ कमिश्नर रिप्लेस्ड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में मुख्य आयुक्त का कार्यालय जो है वो उपराज्यपाल द्वारा कब प्रतिस्थापित किया गया। तो हिमाचल प्रदेश में जो ऑफिस ऑफ चीफ कमिश्नर है उसको कब रिप्लेस किया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा, वो पता होना चाहिए। वो किया गया था 1952 में, मार्च महीना था, मार्च 1952 में उसको जो था वो रिप्लेस कर दिया गया था। यहाँ से भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम जानेंगे, इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे। देखो, जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था तो हिमाचल प्रदेश के चीफ कमिश्नर जो था वो बनाए गए थे। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर NC मेहता को जो था वो बनाया गया था। NC मेहता पहले चीफ कमिश्नर बन गए। फिर ये जो ऑफिस ऑफ चीफ कमिश्नर था इसको रिप्लेस कर दिया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर से। लेफ्टिनेंट गवर्नर से इसको मार्च 1952 में जो है वो रिप्लेस कर दिया गया। और हिमाचल प्रदेश के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था वो कौन बने थे, ये भी तो पता होना चाहिए। अगर हम गवर्नर की बात कर ही रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश के जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे वो मेजर जनरल उनका नाम ध्यान रखना है, मेजर जनरल हिम्मत सिंह जो था वो उनका नाम था। मेजर जनरल हिम्मत सिंह 1952 में बने थे, 1954 तक ये बने रहे थे इस ऑफिस पर। उसके बाद बजरंग बहादुर बने, भगवान सहाय जो था वो बने थे, और भी लोग बनते रहे लेफ्टिनेंट गवर्नर हिमाचल प्रदेश के। और फाइनली 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो मिल जाता है। पूर्ण राज्य का दर्जा जब हिमाचल प्रदेश को मिलता है तो हिमाचल प्रदेश जो है वो एक 18वें नंबर का राज्य भारत का जो है वो बनता है, और उस टाइम इसके गवर्नर भी जो है वो बनाए जाते हैं। तो फर्स्ट गवर्नर कौन बने थे हिमाचल प्रदेश के, पहले गवर्नर जो था वो श्री S चक्रवर्ती जो था वो बने थे। S चक्रवर्ती जो था बने थे, ये कब से लेकर कब तक रहे थे, ये 1971 में बन गए थे, 1977 तक जो था ये रहे थे। इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था, मतलब जो इनका कार्यकाल था ये पूरा किया था। अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है, क्योंकि गवर्नर का ऑफिस अब ऐसा हो गया है कि इसको लेकर कहीं ना कहीं पर जिस स्टेट में अपोजिशन पार्टी होती है, मतलब भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई और पार्टी होती है, वहाँ पर टसल देखने को मिलती है। तो प्रेजेंट टाइम में जो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं उनका नाम ध्यान रखना है, शिव प्रताप शुक्ला जी जो है वो प्रेजेंट टाइम में गवर्नर है। टसल की मैं बात इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि हम गिरिराज पत्रिका में भी पिछले कल पढ़ रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में एक विधेयक पारित किया गया था। विधेयक किस तरह से पारित किया गया था कि जो विधायक जिन्होंने बगावत की थी उन विधायकों की जो है वो पेंशन बंद कर दी जाए, उन विधायकों को पेंशन ना लगे, ये विधेयक जो था वो पारित किया गया था। अब विधेयक जब पारित हो जाता है विधानसभा से तो उसके बाद वो गवर्नर के पास जाता है
फाइनल मंजूरी के लिए, तो गवर्नर ने मंजूरी नहीं दी उसको, गवर्नर ने भेज दिया उसको प्रेसिडेंट के पास। तो अभी वो प्रेसिडेंट के पास जो है वो बिल गया है, इसलिए भी गवर्नर की बात करना ज़रूरी है। बाकी स्टेट्स में भी हमें देखने को मिला कि गवर्नर के साथ काफ़ी टसल जो है वो चली, जहाँ पर जो है वो नॉन कांग्रेस जो है, नॉन बीजेपी जो है वो गवर्नमेंट है, और वहाँ पर टसल देखने को मिली। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंटरफेयर किया गया, सुप्रीम कोर्ट की आलोचना वहाँ पर की गई। तो वो सब चीज़ें अभी प्रेजेंट टाइम में सिनेरियो में घूम रही हैं, एक सर्कल में वो चली हुई हैं। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं पर हमारे करंट अफेयर के साथ, हमारी हिमाचल जीके के साथ जो है वो कनेक्ट होती हैं और सीधे 2 3 4 नंबर जो है वो बनाती हैं जब हम बात करते हैं अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, चाहे वो हमारा पेपर 1 का एग्ज़ाम हो गया, चाहे वो हमारा HPRCA के अपकमिंग एग्जाम हो गए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन मेडिकल ऑफिसर डेंटल के एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन डिस्कस करें उससे पहले, अगर आप तैयारी कर रहे हैं पेपर 1 के लिए, आप हाई कोर्ट के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप HPRCA के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो TGT का हो गया, चाहे JVT का हो गया, या फिर HPRCA के बहुत सारे एग्जाम्स अभी आने वाले हैं। HPRCA ने 1 टाइम रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को टाइमली ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। स्लॉट 1 हमारा ऑलरेडी फुल हो चुका है, स्लॉट 2 में आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। स्लॉट 2 में जब रजिस्टर करेंगे तो टेस्ट सीरीज का ग्रुप जरूर ज्वाइन करना। टेस्ट सीरीज के ग्रुप में आपको बहुत सारा कंटेंट ऐसा मिलेगा जो आपकी स्टडी को जो है वो प्रॉपर शेप देने में आपकी हेल्प करेगा, जो आपकी छोटी छोटी कमियों को दूर करेगा, मेरिट में एक अच्छा रैंक लाने में आपकी हेल्प करेगा। टेस्ट सीरीज में स्लॉट 2 में अभी अच्छा खासा डिस्काउंट चला हुआ है, तो इस डिस्काउंट में लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं, आप अवेल कर सकते हैं। टाइमली तैयारी कर रहे हैं, सीरियस हैं तैयारी को लेकर और प्रॉपर शेप भी देना चाहते हैं, तो ये सही मौका है, सही अपॉर्चुनिटी है, और डिस्काउंट तो ऑलरेडी अप्लाइड है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में लिंक जो है वो दिया गया है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोलते हैं यहाँ पर, पांगी वैली जो कि चंबा की वैली है, इज लोकेटेड बिटवीन विच ऑफ द 2 फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस। तो बोलते हैं कि पांगी वैली स्थित है चंबा में। अब बोलते हैं पांगी वैली जो है वो किन 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में जो है वो स्थित है। अगर हम बात करें चंबा में, तो ये पांगी वैली जो है वो इम्पोर्टेंट वैली जो है वो आती है, और पांगी वैली जो है वो किन इम्पोर्टेंट 2 जो है वो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित। तो ये पांगी वैली जो स्थित है, एक तरफ इसके पीर पंजाल आता है और दूसरी तरफ झांसकर आता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। पीर पंजाल और झांसकर के बीच में स्थित है। ध्यान रखना है कि पीर पंजाल जो श्रृंखला आती है हिमाचल में मुख्य रूप से चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो पड़ती है, और हमारे पास पांगी वैली की हम बात कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट चंबा में आती है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो पांगी का हेडक्वार्टर किलाड़ में जो है वो स्थित है। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है कहाँ पर है, किलाड़ में इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है। एक और बात यहाँ से ध्यान रखनी है कि जो चेनाब नदी बहती हुई आती है पीछे से, जो चंद्रभागा नदी कहलाती है, फिर तांदी में आकर मिलती है ये चंद्र और भागा नदियाँ, बारालाचा से जो है ये निकलती हैं, और ये नदियाँ जो हैं वो चंबा में एंटर करती हैं। तो चंबा में ये कहाँ पर जो है वो एंटर करती है, चंबा में ये थिरोट के समीप जो है वो एंटर कर जाती है चेनाब नदी, और चंबा को छोड़ देती है संसारी नाला के समीप। तो ये भी ध्यान रखना है, थिरोट में ये चंबा में एंटर कर जाती है, संसारी नाला के समीप जो है वो चंबा को छोड़ देती है। तो इस वैली के बारे में जान लिया आपने, नदियों के बारे में जो है वो जान लिया। चंबा में हाथी धार भी जो है वो एक आती है। कौन सी धार? हाथी धार भी जो है वो चंबा में आती है। चंबा जो खुद एक वैली है, चंबा वैली को वैली ऑफ हनी एंड मिल्क भी जो है वो बोलते हैं, यानी कि दूध और शहद की घाटी भी जो है वो इसको बोला जाता है। तो ये चंबा वैली के बारे में जो है वो आपने बातें ध्यान रखनी है। ठीक है जी, चंबा वैली के बारे में क्लियर हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं चक्की रिवर ज्वाइन ब्यास नहीं है। तो चक्की जो है वो ब्यास की एक सहायक नदी है, ये पता चल गया यहाँ से। अब बोलते हैं चक्की ब्यास को जो है वो कहाँ पर जाकर जो है वो ज्वाइन करती है। चक्की नदी की अगर हम बात कर रहे हैं, ये ब्यास को ज्वाइन करती है और ब्यास को पठानकोट के समीप जो है वो ज्वाइन करती है। अब चक्की नदी ब्यास को पठानकोट के समीप ज्वाइन करती है। पहली बात ध्यान रखना कि चक्की जो है वो किसकी सहायक नदी है? ब्यास की सहायक नदी है। कांगड़ा में ये बहती है, ब्यास के साथ जाकर पठानकोट के समीप मिल जाती है। ब्यास नदी का वैदिक नाम अर्जिक्या है। यहाँ पर इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। ये नदी जो है वो रोहतांग दर्रे के समीप भृगुतुंग झील के समीप जो है वो यहाँ से निकलती है, रोहतांग के समीप भृगुतुंग से। और अगर इसकी लेंथ की अगर हम बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में ये जो ब्यास नदी आती है आपकी, ये हिमाचल प्रदेश में लगभग 256 किलोमीटर के करीब जो है वो बहती है। और ब्यास नदी के बारे में ध्यान रखनी है बात आपने एक कि इसका वैदिक नाम जो है वो अर्जिक्या जो है वो इसका वैदिक नाम है। ब्यास नदी जो है वो इसकी अलग अलग सहायक नदियाँ हिमाचल में जो है वो बनती हैं, जैसे कि इसकी चक्की सहायक नदी होगी, लूणी
हो गया, बेण हो गया, बाणगंगा हो गया, मानूनी हो गया, गज हो गया, अवाह रिवर भी इसकी सहायक नदी है, पार्वती है, मल्लाना है, सोलंग है, मनालसू है, फोजल है, सरवारी है, हंसा है, तीर्थन है, जीवनी है, सुकेती है, सोन है, सैंज है, ये सब इसकी सहायक नदियाँ जो हैं वो बनती हैं। बहुत सारी सहायक नदियाँ जो हैं वो इसकी हैं। तो सहायक नदियाँ आपने ध्यान रखनी है। आपने ध्यान रखना है कि ब्यास नदी जो है वो पहले तो ये कुल्लू में बहती है, फिर कुल्लू से मंडी में एंटर करती है, मंडी में ये भजौरा के समीप एंटर कर जाती है, मंडी को ये छोड़ देती है संधोल के समीप, फिर कांगड़ा में एंटर कर जाती है। उसके बाद ये पंजाब में एंटर कर जाती है और पंजाब में ये मीरथल के समीप जो है वो एंटर करती है और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से ये पंजाब में जाती है और उसके बाद आगे चलकर ये सतलुज नदी के साथ मिल जाती है। हमने एक क्वेश्चन पढ़ा भी था जब हमने हिमाचल जीके में पाकिस्तान की नदियों का भी जिक्र किया था, जो नदियाँ पाकिस्तान में जाती हैं, कि ये जो ब्यास नदी है ये सतलुज में जाकर जो है वो मिल जाती है, फिर सतलुज आके जाकर जो है पाकिस्तान में जो है वो बहती है। ठीक है, तो वो सब हमने नदियों के बारे में जो है वो इम्पोर्टेंट बातें ध्यान रखनी है, इम्पोर्टेंट है ये सब याद रखना। हिमाचल में सिर्फ 5 ही नदियाँ बहती हैं। एक ब्यास नदी जिसका अर्जी का वैदिक नाम है, सतलुज का वैदिक नाम सतुद्री है। हिमाचल प्रदेश में रावी नदी है, पुरुषानी वैदिक नाम है। चेनाब नदी है, अस्किनी उसका वैदिक नाम है। और हिमाचल की सबसे छोटी नदी है यमुना नदी, जिसका कालिंदी जो है वो वैदिक नाम जो है वो आ जाता है। कालिंदी वैदिक नाम इसका आ जाता है और यमुना आगे चलकर गंगा की जो है वो प्रमुख सहायक नदी जो है वो बनती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास, यहाँ पर वही लिखा गया है, चक्की रिवर इज ट्राइब्यूटरी ऑफ रिवर ब्यास, इट जॉइन ब्यास नियर पठानकोट। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु फाउंडेड द हिमाचल लोक हित पार्टी। इसको हिलोपा पार्टी भी जो था वो बोलते थे, हिलोपा इसको बोलते थे, जैसे कि बीजेपी बोल देते हैं वैसे ही हिलोपा इसको जो था वो बोलते थे। अब बोलते हैं कि ये जो हिलोपा है इसकी स्थापना जो था वो किसके द्वारा जो था वो की गई थी। हिलोपा की अगर हम बात करते हैं कि हिलोपा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, हिलोपा की स्थापना जो था वो महेश्वर सिंह के द्वारा जो था वो की गई थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। इस पार्टी का भी अहम योगदान जो है वो रहा है। ये पार्टी जो है वो बनाई जाती है 2012 में, 2016 में इसको जो है वो डिसॉल्व जो है वो कर दिया जाता है। 2012 में जिसको इसको बनाया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ बागी नेता थे जिनके द्वारा बनाया गया था। महेश्वर सिंह जी जो था वो प्रमुख नेता इसके हुआ करते थे, इसके प्रेसिडेंट जो था वो हुआ करते थे। बाद में चलकर 2012 में तो ये पार्टी बन गई। इसके द्वारा कुछ कैंडिडेट भी खड़े किए गए इलेक्शन में, परंतु सारे कैंडिडेट नहीं जीत पाए, सिर्फ महेश्वर सिंह ही जो था वो चुने गए थे, जीते थे। और बाद में चलकर ये पार्टी हमें देखने को मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जो है वो मिल जाती है जाकर। आधे से ज़्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं और कुछ जो बचे हुए थे वो आम आदमी पार्टी में जाकर जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं। इस पार्टी को महेश्वर सिंह जी के द्वारा फाउंड किया गया था। महेश्वर सिंह जो था वो कुल्लू से संबंध रखते हैं, तो कुल्लू में ही जो था वो इस पार्टी का हेडक्वार्टर भी जो था वो हुआ करता था। कहाँ पर? कुल्लू में ही इस पार्टी का हेडक्वार्टर हुआ करता था। आज आपने हिमाचल की पॉलिटिक्स में जो है वो एक आपने वो किसान मजदूर प्रजा पार्टी पढ़ी, एक आपने जो है वो हिलोपा पढ़ लिया, यहाँ पर हिमाचल लोकहित पार्टी जो है वो पढ़ ली, एक आपने जो है वो यहाँ पर जनता पार्टी भी पड़ी थी। जनता पार्टी वही पार्टी थी जहाँ से शांता कुमार जो था वो पहली बार मुख्यमंत्री जो था वो बने थे, पहले नॉन कांग्रेस मुख्यमंत्री जो हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इतना सब आपने यहाँ से ध्यान रखा है। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पीक इज नॉट सिचुएटेड इन लाहौल स्पीति। तो बोलते हैं इनमें से कौन सी पीक लाहौल स्पीति में जो है वो स्थित नहीं है। अब हमारे पास कुछ एक इंपॉर्टेंट पीक्स यहाँ पर दी गई हैं। अब आपको बताना है कि कौन सी पीक जो है वो लाहौल स्पीति में स्थित नहीं है। जब नहीं है पूछा गया है तो पहले दिया गया है मुरांगला, फिर सिकर बेह, फिर घुस्सू और मुकर बेह जो है वो दिया गया है। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले दिया गया है मुरांगला पीक। मुरांगला पीक की हम बात करते हैं तो लाहौल स्पीति में ही जो है ये आती है। लाहौल स्पीति में ही ये मुरांगला पीक आती है और इसका एल्टीट्यूड भी कई बार एग्जाम में जो है वो पूछ लिया जाता है। अच्छा, इसका एल्टीट्यूड 5060 मीटर जो है वो आता है, लिख देता हूँ, 5060 मीटर इसका एल्टीट्यूड है। सिकर बेह यहाँ पर एक जो है वो पीक दी गई है। सिकर बेह भी लाहौल स्पीति में ही आती है और 6200 मीटर करके इसका एल्टीट्यूड जो है वो आता है। यहाँ पर सिकर बेह और एक मुकर बेह भी यहाँ पर दी गई है। मुकर बेह भी जो है वो लाहौल स्पीति में ही जो है वो आती है। मुकर बेह की अगर हम बात करते हैं तो इसका एल्टीट्यूड भी आप ध्यान रखना, इसका एल्टीट्यूड जो है वो 6070 मीटर जो है वो आता है। अब बच गई एक पीक हमारे पास, घुस्सू पीक। ये घुस्सू पीक जो है ये नहीं आती लाहौल स्पीति में। अच्छा, ये घुस्सू पीक जो है वो कहाँ पर जो है वो आती है, ये भी ध्यान रखेंगे कि घुस्सू पीक अगर लाहौल स्पीति में नहीं आती तो कहाँ पर आती है।
तो ये किन्नौर में जो है वो आती है। कहाँ पर आती है? किन्नौर में जो है ये आती है। किन्नौर में ये घुशु पीक जो है वो आती है और इसका एल्टीट्यूड जो है वो कितना है, कितनी इसकी ऊंचाई जो है वो आती है, 5607 मीटर इसकी ऊंचाई जो है वो आती है। 5607 मीटर इसकी ऊंचाई आती है। हिमाचल प्रदेश की जो इम्पोर्टेंट पीक्स हैं वो कौन कौन सी हैं? एक हारंगरंग पीक आ जाती है, एक मुल्किला पीक, गिफांग पीक, मनेरंग पीक, श्रृंगला पीक, मुरांगला पीक, एक यहाँ पर लच्छालोंगा पीक आती है, सालतू पार पीक आ जाती है, एक गिफांग गेह करकर पीक आ जाती है, मुकर बेह, सीकर बेह, सिगरीला पीक जो है वो यहाँ पर आ जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट पीक्स जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आती हैं। टेस्ट सीरीज जब आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि पीक्स के ऊपर एक अलग से टेस्ट सीरीज जो है वो बनी हुई है, जिसमें ये हमने अलग अलग पीक्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट सारी पीक्स जो हैं हमने डिटेल से पढ़ रखी हैं, जो एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करती हैं। फिर पढ़ा हो अगर आपने तो आपको यहाँ पर प्रॉपर शेप देने में हेल्प मिल जाती है, और साथ में ही तो छोटी छोटी गलतियाँ एग्जाम में हो जाती हैं, उन गलतियों को एलिमिनेट करने की प्रैक्टिस यहाँ से हो जाती है, वो गलतियाँ फिर फाइनल पेपर में नहीं होती। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ईयर फार्मर एगिटेशन टुक प्लेस इन भटियात चंबा। ये क्वेश्चन हमने एक बार नहीं बहुत बार जो है वो डिस्कस किया है कि चंबा भटियात में जो है वो एक किसान आंदोलन जो था वो हुआ था। ये आंदोलन कब हुआ था? 1895 में ये आंदोलन जो था वो हुआ था। कब? 1895 में हुआ था। अब इस टाइम की कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। इस टाइम चंबा के जो राजा हुआ करते थे, शाम सिंह चंबा के राजा हुआ करते थे। इनके वजीर गोविंद राम हुआ करते थे। अब इनका कार्यकाल हुआ करता था, किसानों के ऊपर भूमि लगान था, भारी बोझ जो था वो भूमि लगान का जो था वो हुआ करता था। किसानों की किसी को कोई चिंता नहीं थी, उनके हितों को जो है वो कोई नहीं देखता था, उनके साथ व्यवहार भी अच्छा नहीं किया जाता था, और इसीलिए जो है वो किसान परेशान थे, लोग परेशान थे। हर साल जो है वो लोगों को क्या करना पड़ता था, अपने घर से एक व्यक्ति भेजना पड़ता था और बेगार करनी पड़ती थी, मतलब मुफ्त में जाकर जो है वो काम करना पड़ता था। तो इस तरह की प्रथाएं जो था वो प्रचलित थी। अब लोग ये करते करते थक गए तो लोगों ने जो है वो एक आंदोलन जो था वो कर दिया। ये शोषण हो रहा था, इस शोषण के खिलाफ जो है वो आवाज़ उठा दी, और उसी आवाज़ को जब उठाया गया तो भटियात क्षेत्र से जो था ये आवाज़ उठाना स्टार्ट हुई। भटियात से जब आवाज़ उठाना स्टार्ट हुई तो अलग अलग क्षेत्रों तक पहुंची, और लोगों के द्वारा जो कर्मचारी थे उनको धक्के मारकर गांव से बाहर जो था वो निकाल दिया गया। किसान जो हुआ करते थे उन्होंने बेगार जो सेवा वो देते थे मुफ्त में जाकर, उसको प्रदान करना जो था वो बंद कर दिया। जो सार्वजनिक कार्य होते थे राज्य के, उनमें जाकर जो है वो उन्होंने उनका बहिष्कार कर दिया, वहाँ पर जाना बंद कर दिया। और उसके बाद जो है वो रियासत में जो है वो रियासत में जो सरकार थी उस आंदोलन को जो है वो विद्रोह एक खड़ा यहाँ पर जब हो गया तो किसानों के द्वारा जो है वो दबा नहीं सकी। तो ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर हस्तक्षेप कर दिया, और ब्रिटिश कमिश्नर ने इस आंदोलन की जांच पड़ताल की। एक आयोग भी जो था वो गठित किया गया था, और बाद में चलकर लोगों को आश्वासन दिया गया और आंदोलन को स्थगित जो था वो कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था बाद में चलकर आंदोलन को। परंतु इस तरह से आंदोलन हुआ था। शाम सिंह यहाँ के राजा हुआ करते थे, उस टाइम आंदोलन हुआ, लोगों के साथ किसानों के साथ अत्याचार किए गए, तभी मैक्सिमम आंदोलन जो था वो हमारे हिमाचल में जो है वो हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग केम इनटू प्रोमिनेंस फ्रॉम द टाइम ऑफ। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जितने भी हम पढ़ रहे हैं ये बड़े ही ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि 2 नंबर सीधे पक्के कर देते हैं, परंतु बार बार रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये राजा कृपाल के कार्यकाल के दौरान फली फूली थी। राजा कृपाल, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। अच्छा, हम बात कर लेते हैं यहाँ से थोड़ा सा पेंटिंग्स के बारे में। अलग अलग पेंटिंग्स हिमाचल में हुई। बसोली स्कूल पेंटिंग हुई हमारे पास जो है वो चंबा स्कूल पेंटिंग हुई, कांगड़ा स्कूल पेंटिंग जो है वो हुई, अर्की स्कूल पेंटिंग जो है वो हुई। तो जैसे कि चंबा पेंटिंग हुई राजा उदय सिंह के कार्यकाल के दौरान ये फली फूली थी। हमारे पास वैसे ही कांगड़ा पेंटिंग हुई। कांगड़ा पेंटिंग को कहते हैं संसार चंद ने भी काफ़ी शरण दी थी। गुलेर पेंटिंग हुई थी, गोवर्धन चंद राजा हुआ करते थे, उनके कार्यकाल के दौरान फली फूली। मुगलों का प्रभाव इन पेंटिंगों में देखने को मिलता है। मुगल चित्रकला जो शैली थी, मुगल शैली, उसका प्रभाव जो है वो यहाँ पर देखने को जो है वो मिलता है। चंबा पेंटिंग तो अभी भी फेमस है, चंबा का रुमाल बहुत ज़्यादा फेमस है। कांगड़ा की पेंटिंग जो है वो फेमस है, GI टैग इनको मिला हुआ है। और आज भी आप देखते हैं जब प्रमुख सम्मेलन होते हैं, प्रमुख जो है वो प्रधानमंत्री या कोई हिमाचल से या फिर इंडिया से कोई और जो है वो किसी देश में जाता है तो इस तरह की पेंटिंग्स कई बार भेंट भी की जाती हैं। G20 में हमने देखा था, जब G20 की समिट इंडिया ने कुछ टाइम पहले होस्ट की थी तो वहाँ पर कांगड़ा पेंटिंग जो था वो भेंट भी की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो इस तरह से
यहाँ से जो है वो लोकल कल्चर को भी जो है वो इनक्रेजमेंट मिलती है, यहाँ से जो है वो लोगों को रोज़गार के साथ जुड़े रहने के लिए भी जो है वो हेल्प मिलती है। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ से बसौली स्कूल पेंटिंग हमने जो है वो जान ली, कब ये अस्तित्व में आई वो भी हमने जान लिया। अच्छा, पेंटरों के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि चंबा के जो पेंटर हैं उसमें मंगू आता है, बनवारी आता है, मुकुंद पेंटर चंबा के आते हैं, गली पेंटर चंबा के जो है वो आते हैं। ये चंबा के पेंटर जो हैं वो आपने ध्यान रखने हैं। मानकू पेंटर हुआ करते थे, ये राजा संसार चंद्र के कार्यकाल के दौरान जो था वो प्रसिद्ध कलाकार जो था वो हुआ करते थे। इनके बारे में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब मैं आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो पूछ लेता हूँ। क्वेश्चन आप ये बताइए कि कांगड़ा की जो पेंटिंग है उसकी सेंट्रल थीम क्या है, वो किस थीम के ऊपर जो है वो आधारित है। कांगड़ा पेंटिंग की सेंट्रल थीम क्या है, जल्दी से कमेंट कर जो है वो बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं ट्रेडिशनली फॉर हाउ मेनी डेज इज सुतक ऑब्जर्व्ड इन हिमाचल प्रदेश ऑन द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड इन द फैमिली। बोलते हैं परंपरागत रूप से जो है वो हिमाचल प्रदेश में किसी परिवार में बच्चे का जन्म होता है तो सुतक जो है वो कितने दिनों तक जो है वो मनाया जाता है। सुतक का ये क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में पहला ही क्वेश्चन पढ़ा था और डिटेल से मैंने सुतक के बारे में जो था वो आपको बताया था। तो अभी कमेंट कर आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो बताएंगे। टेलीग्राम पर अगर आपने अभी तक भी हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट होती है वो टेलीग्राम पर आपको हम प्रोवाइड करवा देते हैं, तो टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन कर लेना। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।